नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। और पूरे दिल्ली की सरहदों पर काफ़ी दिनों से ही किसान बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन चल रहा है और पूरी देश में अफरा तफरी मची हुई है। और इसी चर्चा पे आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम मेहर मलिक जी। तो किसान आंदोलन को शतक मारने वाले हैं, वो यानी सेंचुरी पूरी होने वाली है। तो इस पर आपकी क्या राय है? अभी 94 डेज तो पहले ही हो गए हैं और सेंचुरी भी वो मारने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी ये सरकार जो है ये बहुत सारी सेंचुरी लगाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये बहुत सारी सेंचुरी लगाएगी ये सरकार। देखिए, एक तो डीजल पेट्रोल की सेंचुरी लग चुकी है, वहाँ डबल सेंचुरी होने वाली है। पेट्रोल की लग चुकी है, डीजल की भी लगेगी, तो डबल सेंचुरी वहाँ हो जाएगी। बहुत खिलाड़ी है ये सरकार, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है ये। तो ये अब जो है ना, देश में ये शतकों का दौर शुरू हो गया है। पहले तो पेट्रोल ने लगा दिया, ये तो काफ़ी लोगों ने उस दिन मिठाइयाँ बांटी हैं कि प्रधानमंत्री कितने बहादुर हैं, कितने तगड़े हैं, क्या जज्बा है। हमारी आज तक जो काम कभी नहीं हुआ था वो इन्होंने कर दिया। क्योंकि ये ना, इनके जो कुछ अंधभक्त हैं वो हमेशा कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो कहने का मतलब है ये मुमकिन है, यानी मुझे तो ये लग रहा है अगर मैं ये कहूँ कि मोदी है तो देश की बर्बादी मुमकिन है। उस तरफ बढ़ रही है ये सरकार, बिल्कुल उस तरफ बढ़ रही है। तो एक पेट्रोल का शतक बन चुका है, पीछे पीछे बहुत करीबी फासले से चल रहा है डीजल भी। तो एक शतक उसका हो जाएगा तो डबल सेंचुरी तो वहाँ हो जाएगी। इधर आपने ठीक सवाल किया है, किसानों की भी सेंचुरी बनने वाली है। यानी किसान पहले 2 महीने के करीब वहाँ पर बैठे रहे, पंजाब और हरियाणा में, सरकार को दिखाई नहीं दिए हैं। तो उन्होंने सोचा है चलो कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, हो सकता है किसी कारण से आंखें कमज़ोर होंगी, चश्मा कमज़ोर होगा उनका, या चश्मा बनाया नहीं होगा, तो हम चलो नज़दीक चलते हैं, नज़दीक से तो दिखाई दे जाएगा। कान का भी उन्होंने सोचा शायद कान कमज़ोर होंगे, तो कोई नहीं सुन नहीं रहा है उनको वहाँ से, तो हम नज़दीक जाकर धीरे से जाकर कान में बता देंगे सरकार को कि ये सरकार जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो 3 काले कानून हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं हैं, केवल उद्योग घरानों के फ़ायदे के लिए हैं, जिनको कि आप आबाद करना चाह रहे हो, ये प्लीज़ मेहरबानी करके आप ले लीजिए। ये मंशा बना करके वहाँ से आए थे, कोई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि किसानों के साथ तो वहीं से लड़ना शुरू कर दिया सरकार ने। उन्होंने जैसे ही वहाँ से निकले हैं वहाँ से लड़ना शुरू कर दिया था। वहाँ गड्ढे खोदे गए सड़कों में, पानी की बौछारें इनके ऊपर की गई हैं और इनकी पुलिस द्वारा लाठियाँ चलाई गई हैं। ये बहुत दुखद था, बहुत दुखद था। तो उसके बाद ये आकर के सरकार ने अंदर नहीं जाने दिया, सरहदों पर बिठा दिया और वहाँ बैठे हुए 94 दिन हो चुके हैं। आपने बहुत सही सवाल किया है कि सेंचुरी बनने वाली है, तो ये सेंचुरी इनकी बनने वाली है। सेंचुरी बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी और इसके बाद बहुत सारी और भी सेंचुरियाँ बनेंगी, काफ़ी सेंचुरियाँ बनेंगी। तो अभी आपने कहा कि उन्हें सरहदों पर रोक दिया गया, दिल्ली की सरहदों पर रोक दिया गया, तो क्या अगर उस पुलिस और बाकी चीज़ें सरहदों पर नहीं रोकते तो क्या वो रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे आते? बिल्कुल, देखिए हमारा तो आपने बोला कि आते, तो क्या जैसे अभी ट्रॉलियों के साथ हो रहा है कि आंदोलन, क्या अभी भी रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे भी ट्रॉलियों के साथ होता है या वो किसी और तरीके से होता? देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि अगर इनको नहीं रोकते तो क्या वो जंतर मंतर जाते या रामलीला मैदान जाते, जो पहला सवाल था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल, ये यहाँ पर सरहदों पर बैठने के लिए नहीं आए थे, किसी को तकलीफ़ देने नहीं आए थे। ये सीधे पंजाब से और हरियाणा से किसान निकले हैं, बाकी पूरे देश भर के किसानों ने बाद में ज्वाइन कर दिया सीधे। तो ये वहाँ से आए थे, या तो क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर एक जगह है रामलीला मैदान भी और जंतर मंतर भी, जहाँ अपने अपने संवैधानिक तरीके से अपने अपने हकों की लड़ाई लड़ी जाती है, उसके लिए आंदोलन किए जाते हैं, उसके लिए वहाँ पर जाकर के प्रदर्शन किए जाते हैं। ये जगह निर्धारित है। तो किसान भी उसी मकसद से चले थे कि हम भी वहीं जा कर के अपना आंदोलन करेंगे और अपना अनशन वहाँ करेंगे। शायद 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में सरकार मान जाएगी तो हम अपने घर वापस आ जाएंगे। जो तकलीफ़ हमारी है हम तकलीफ़ सरकार को सुनाएंगे, क्योंकि सरकार ने ही तकलीफ़ दी है वो। तो शायद सरकार ने अनजाने में दी है या जानबूझ के दी हैं। जब उनको पता लगेगा कि हमारे हित में नहीं है, हमारे नुकसान में है, तो उनको वापस ले लेंगे, हम बता देंगे। केवल ये सोच के किसान आए थे। और बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर जहाँ भी सरकार इजाज़त देती है वहीं बैठना था और वहाँ से शायद सरकार को जल्दी सुन भी जाता, दिखाई दे जाता। और दूसरा सवाल आपका था कि अब जो ट्रॉलियाँ लेकर जा रहे हैं, ट्रॉलियाँ जो लेकर जा रहे हैं वो भी वहीं जाएंगे क्या? तो मैं बताऊं, वो ट्रॉली तो नहीं ले जाएंगे,
अब ये ट्रैक्टर जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, ऐसा राकेश टिकैत बोल चुके हैं। और बाकी सारे किसानों ने ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन ले लिया है कि ये संसद का मार्च करेंगे। संसद का मार्च इनका पहले से फिक्स था। नहीं, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि सरहदों पर रोक दिया गया, तो अगर वो सरहदों पर नहीं रोकते और वो सीधा सरहदों की जगह रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे आते, तो क्या अभी जैसे ट्रॉलियाँ हैं तो उस समय रामलीला मैदान और वहाँ पर भी ट्रॉलियाँ होती या नहीं होती? देखिए वो तो जगह के ऊपर डिपेंड था, कितनी जगह है वहाँ, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ तो ये है कि सड़कों के ऊपर है, हाईवे है, हाईवे पर जितनी मर्जी लंबी लाइन लग जाए, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं किसानों की यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, कई कई किलोमीटर तक की लाइनें हैं, चारों सभी बॉर्डरों के ऊपर बहुत लंबी लाइनें हैं। तो वहाँ तो इतने नहीं जा सकते थे, तो कैपेसिटी के हिसाब से जितने चले जाते, ट्रॉली नहीं जाती, वहाँ ट्रैक्टर चले जाते, थोड़े चले जाते। देखिए जब वहाँ जगह ही नहीं रहेगी खड़ी होने की, तो कोई किसान कोई जिद करके नहीं आए। ये ट्रैक्टर तो बाद में जुड़े हैं, शुरू में ट्रैक्टर इतने ज़्यादा नहीं लेके आए थे किसान। शुरू में तो ये इसी मकसद से आए थे कि हम जाएंगे, नज़दीक जा कर के बैठेंगे जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में, तो सरकार को तुरंत जो है ना हम नज़र आ जाएंगे, तुरंत सुनाई दे जाएगा, तो ये तुरंत आंदोलन हमारा, सारी बातों को मान के आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ये सोच के आए थे। लेकिन उनको जाने नहीं दिया। अगर जाने देते तो जितने ट्रैक्टर वहाँ आ सकते थे उतने ही वहाँ रहते, ज़्यादा तो फिर ये पहली बात तो ज़्यादा आते ही नहीं। कि देखिए किसान कोई संख्या दिखा के कोई लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, सरकार को ये दिखाने के नहीं गए हैं कि आप कम हैं और हम ज़्यादा हैं, हम आपसे लड़ने आ रहे हैं। चाहे 2 किसान आ जाएं तो 2 का मकसद है वो सारे किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनकी बातों का उनको देखिए ये एमपी जो बैठे हैं, जो सांसद बैठे हैं उसमें संसद में, ये भी तो प्रतिनिधि हैं। कोई 10 लाख के ऊपर है, कोई 20 लाख के ऊपर है, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता 20 लाख वहाँ नहीं बैठ सकती है, जनता वहाँ 20 लाख नहीं बैठ सकती, तो इसलिए 20 लाख में एक आदमी चुन के वहाँ गया है। इसी मुताबिक यहाँ भी किसान जो होते हैं वो सारे के सारे आने ज़रूरी थोड़े हैं। मकसद है इनको एक बार ये बताना कि ये आपने जो दी है ये तोहफ़ा नहीं है, पीड़ा है, ये दर्द है हमारा, वो दर्द बताने के लिए गए थे। तो वहाँ संख्या उस वक़्त मायने नहीं रखती थी, संख्या तो किसानों ने बाद में बढ़ाई है। यानी कि जब सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया चंद किसान बैठे हैं, ये असली किसान नहीं हैं, ये नकली किसान हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, केवल पंजाब के हैं, केवल हरियाणा के हैं, जब इस किस्म की बातें सरकार ने, यानी सरकार ने कोई भी एक कदम पर भी संवैधानिक तरीके से इनके साथ हिसाब किताब नहीं किया, कोई बातचीत। अब बताइए सरकार तो खुद चाह रही है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या में तुम्हारे ऊपर आकर के सर के ऊपर बैठे, ये मौका ये खुद सरकार ने पैदा किया है, किसानों ने ये मौका पैदा नहीं किया। किसान बहुत बड़ी संख्या लेकर नहीं आए थे पहले। देखिए पूरे देश भर में आंदोलन हर जगह पर नहीं था उस वक्त, शांतिपूर्ण ढंग से कई स्टेटों में थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन मेन आंदोलन सबसे बड़ा पंजाब में था, उसके बाद हरियाणा में था। और जब ये लगातार वहाँ बैठे बैठे सरकार को दिखाई नहीं दिए तो वो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, क्योंकि किसान अपनी ताकत दिखाना नहीं चाह रहे थे। जैसे आप ताकत दिखाना नहीं चाह रहे थे किसान वहाँ, वो अपना संदेशा, अपनी पीड़ा सरकार तक पहुँचाना चाह रहे थे। चाहे वो 100 आदमी जाके पहुँचा दें, चाहे वो 50 पहुँचा दें, वो ये दिखाना नहीं था कि हम 10 लाख आए हैं तभी पीड़ा है। लेकिन ये तो सरकार ने निकम्मापन किया है, सरकार ने उनको नकली बताया है, केवल 2 राज्यों का बताया है, तो इसलिए मजबूर हो गए पूरे हिंदुस्तान के किसान यहाँ पर आके बैठ गए हैं। अपनी संख्या अब दिखानी पड़ गई है, मजबूरी में इनको संख्या दिखानी पड़ रही है पूरे देश का किसान, और केवल किसान नहीं, बाकी वर्ग, गरीब, मजदूर, सब के सब किसान के साथ खड़े हैं। तो ये संख्या जो है ये दिखाने का चैलेंज सरकार ने किया है, कम बताया है इनको, नकली बताया है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आपके माध्यम से मैं बहुत बार कह चुका हूँ, यानी अगर सरकार के पास इनसे ज़्यादा किसान हैं और वो असली हैं तो ले आओ ना, यहाँ लाओ, इनके पास बिठा दो, हम गिनती कर लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, पूरे देशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर सरकार के पास असली किसान हैं तो मैं इनको, जो कि हमारे लिए तो ये असली हैं, सरकार की तरफ से ये नकली हैं, तो मैं इनको हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उठा दूंगा। लेकिन सरकार लाओ तो सही, अगर हैं तो। सरकार केवल बोलती है, झूठ बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है, मिसगाइड करती है, गलतफहमियां फैलाती है। सरकार ये हमारी संवैधानिक नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है, ये साजिश की सरकार है, धांधली की सरकार है। वही कर रहे हैं ये किसानों के साथ, 94 दिन से वही कर रहे हैं, और अब सेंचुरी बनने वाली है, आगे और भी कई सेंचुरी बनेंगी। तो जैसे भी आपने कहा कि पहले पंजाब में सबसे ज़्यादा था और बाकी स्टेट में हल्का फुल्का ही हो रहा था, तो अब हर स्टेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये जो राकेश टिकैत बीच में जो उनको मारने आए थे कुछ, एक विधायक कुछ गुंडे, 100 गुंडे के आसपास लेकर, तो क्या जब उस टाइम
वो पीड़ा दिखा रहे थे, मतलब किसानों की पीड़ा दिखा रहे थे रोकर, तो क्या उस रोने की वजह से ये पूरा मतलब हर स्टेट में अच्छी तरह हो रहा है या कुछ और कारण है? हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, किसान अपनी तरफ से तो शुरू में जब सरकार का रवैया देख लिया कि अब सरकार केवल ये चाहती है कि ये किसान मतलब हमारे ऊपर, ये देखिए जो सरकार, किसान ने आज तक भी उग्रवाद कोई धारण नहीं किया, कोई गलत रूप धारण नहीं किया, लेकिन सरकार उनको इनिशिएट ये उकास रही है, उकसा रही है, सरकार उनको उकसा रही है कि पीड़ा करें, ये हमको उग्रवाद टाइप की हरकत करें हमारे साथ। क्योंकि देखिए, जो लाल किले पर हरकत की क्या थी, वो किसानों को दर्द देने की हरकत थी, किसानों को बदनाम करने की हरकत थी। तो उन्होंने यही सोचा था कि ये करने से किसान भड़क जाएंगे, ये उग्रवाद जो है फैला देंगे और हम इसको कुचल देंगे, वही। लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल शांति से ही चलते रहे। वो साजिश सरकार की थी, लेकिन किसानों ने इनके ऊपर दाग लगा बिल्कुल, लेकिन डटे रहे। और वो 28 को जो आपने कहा है, जो आपने सवाल किया है कि इनके एक विधायक हैं लोनी के, उत्तर प्रदेश में लोनी के एक विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, बहुत घटिया हरकत की थी उन्होंने, बहुत घटिया हरकत की थी। वो 100-150 गुंडे लेकर के राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने के लिए आया था, ये बहुत गंदी हरकत थी। मगर उस टाइम राकेश टिकैत के अंदर जो किसानों की पीड़ा थी, किसानों का जो दर्द था इतने दिनों से, वो एकदम झलका उनके आंसुओं के द्वारा, और वो आंसू मोती बन गए ज़मीन में गिर के, और पूरा देश एकदम से खड़ा हो गया। तो ये आंदोलन जहाँ साजिश का शिकार हो गया था, और ऐसा लग रहा था उस दिन कि शायद अब ये चंद दिनों का मेहमान है ये आंदोलन, वो आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ, बहुत मजबूती से उठ खड़ा हुआ, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से उठ खड़ा हुआ, और अब सरकार के नाक का सवाल बना हुआ है, वो सरकार के गले की फांस बना हुआ है। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, चारों तरफ महापंचायतों का दौर चल रहा है। मतलब ये पूरी तरह से ताकत बढ़ रही है, किसानों की हर वर्ग की ताकत बढ़ रही है। तो आपने कहा कि राकेश टिकैत उस रोने की वजह से, राकेश टिकैत के रोने की वजह से पूरा देश उजागर हो गया। तो उस दिन के बाद सभी किसान राकेश टिकैत की बातें मानने लग गए थे। तो एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कि सरकार ये ना सोचे अब कि फसल कटाई का समय आ गया है तो किसान उठ के चले जाएंगे, वो अगर ज़रूरत पड़ी ज़्यादा सरकार ने उन पे दबाव बढ़ाया तो वो फसल को जला भी सकते हैं। ये बात सुन के उस दिन के बाद, उस दिन के अगले दिन या उस दिन के बाद थोड़े दिन बाद किसान अपनी खड़ी फसल पे ट्रैक्टर और उनको उखाड़ने लग गए, ट्रैक्टर चलाने लग गए उन पे और उनको उखाड़ने लग गए। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। राकेश टिकैत ने भी बोला है कि हमने ये करने नहीं बोला था, और ये बोला था कि ज़रूरत पड़ने पर हम करेंगे। उन्होंने फिर सारे किसानों को मना किया ऐसे कि वो ऐसे ना करें, परंतु किसान फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या विचार है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राकेश टिकैत ने जो कहा था वो भी दर्द में ही कहा था। देखिए, किसान फसल जब उगाता है तो बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं जन्म देने के बाद, उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत किसान अपनी खेती पर करता है, बच्चे से भी ज़्यादा। क्योंकि देखिए, बच्चे को तो चलो बच्चा घर में है, खाना पीना उसका पालन पोषण आराम से हो जाता है, लेकिन फसल को बहुत सारे समस्याओं का समाधान वो झेलना पड़ता है। कड़ी ठंड में भी फसल को वो दर्द झेलना पड़ता है, कड़ाके की गर्मी भी झेलनी पड़ती है, आंधी और तूफान भी झेलना पड़ता है, बारिश भी जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है वो भी झेलनी पड़ती है। तो फसल जो है, जो माँ बाप बच्चे को पालता है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट किसान को फसल को पालने में होता है। तो ऐसी फसल को लगा के उगा के इतनी बड़ी हो के, और उसको कोई बर्बादी का सपने में भी नहीं सोच सकता किसान, कभी नहीं सोच सकता कभी, क्योंकि अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करता है किसान उस फसल से। लेकिन राकेश टिकैत का जो बोलने का मकसद था वो केवल इसलिए मकसद था क्योंकि सरकार लगातार उस तरफ बढ़ रही है। पहले एक साजिश की, कामयाब नहीं हुए, आंदोलन नहीं टूटा, दूसरी की, कामयाब जरा सा हो गए थे, लेकिन फिर वो इनकी पोल खुल गई, फिर आंदोलन और मजबूत हो गया। तो अब ये लगातार कोशिश में है, अपने नाक का सवाल बना रखा है, क्योंकि वो दो घरानों को इन्होंने वचन दे रखा है, वो दो घरानों से दौलत ले रखी है इन्होंने, अरबों खरबों, और उनको ये तो इसका मतलब कि अब सरकार बीच में फंस गई है। अगर वो किसानों का जो किसान काले कानून है, किसानों के काले कानून है, उन्हें वापस लेती है तो जो किसान उनको छोड़ देंगे, और जो 3 उद्योग घराने वो उनको दबाव डालेंगे, और अगर उन्होंने नहीं लिए तो
तीनों उद्योग घराने छोड़ देंगे और किसान करेंगे कुछ उनके खिलाफ, तो क्या वो बीच में फंस गए हैं? देखिए, ये मूर्खता तो सरकार की है, सरकार की मूर्खता है। देखिए, सरकार अनजाने में अगर कहीं सरकार के साथ कुछ दिक्कत आती है तो अलग बात है, अनजाने में। ये अनजाने में नहीं हुआ है, ये सरकार की सरासर मूर्खता है। मैं कहता हूँ ये गैर संवैधानिक तरीका है, ये असंवैधानिक तरीका है, ये देशद्रोही हरकत है। क्यों किया इन्होंने उद्योग घरानों के साथ ये अपनी जो है साजिश क्यों की? किसानों के खिलाफ जाकर के क्यों कदम उठाया? क्यों देश उनके हवाले करने की सोची? क्यों उनके हक में ये ज़मीन किसानों की ज़मीन देने की बात कही? किस वजह से, किस औकात से, किसने उसने हक दे दिया? किसानों ने? या देखिए, पहले वाली सरकार को मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ ये संवैधानिक थी या ईवीएम से थी, लेकिन दूसरी जो सरकार बनी है ये 1.5 साल हो गया, ये पक्का ईवीएम से बन के आई है। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है। इसको क्या अधिकार है देश की संपत्ति को बेचना और आखिरी में किसान की ज़मीन को बेच दिया? कि इसको क्या, किसने दिया ये अधिकार? तो देखिए, ये जो साजिश है ये सरकार ने खुद की है, तो उस गड्ढे में ये खुद ही गिरेगी। अभी ये किसी किसान की साजिश नहीं है और उद्योग घरानों की साजिश है, तो इन किसानों की, ये अपनी सरकार की, उनकी मिली भगत है और ये दोनों भुगतेंगे, अभी दोनों भुगतेंगे। तो सरकार अगर बीच में फंसी है तो उसकी नालायकी है, उसकी मूर्खता है, ये उसकी हठधर्मी है, उसका कोई नाजायज़ लालच है। बताइए क्यों किया सरकार ने ऐसा काम? क्यों उद्योग घरानों के साथ साठगांठ किया? क्यों किसान के खिलाफ जाकर के उन्होंने बिल बनाए? क्यों घटिया बिल किसान को बर्बादी के लिए बनाई है? तो ये गलती किसान की नहीं है, ये गलती सरासर केवल सरकार की है। ये जिम्मेवारी निभाने के लिए बैठे थे वहाँ पर, चलो गलत तरीके से बैठे, लेकिन देश को तो मत बेचो, देश का ध्यान तो रखो, गरीब का ध्यान तो रखो, मजदूर का ध्यान रखो, किसान का ध्यान रखो। कौन रखेगा? तो ये जो है अगर फंसी है तो अपनी गलती से फंसी है, तो सज़ा तो इसी को भुगतनी पड़ेगी और आखिर में ये सरकार जाएगी। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ ये सरकार जाएगी, सरकार नहीं रहेगी ये किसी भी हालत में, किसान रहने नहीं देंगे इसको। तो क्या अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है वो पूरे देश को संविधान के हिसाब से चला रही है या नहीं चला रही है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस सरकार ने संविधान का कभी भी मान सम्मान नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, ये सरकार आज़ादी की लड़ाई से लेके, तो फिर वो संविधान में बदलाव क्यों करना चाहती है? ये इसलिए करना चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से बनाना चाह रहे। देखिए, ये आरएसएस के इशारे पर चल रही है, ये सरकार जो है पूरा आरएसएस का एजेंडा चला रही है और आरएसएस का एजेंडा कभी भी देश हित में नहीं हुआ है, वो देश की भलाई में कभी भी नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, पहले से जो इनकी आज़ादी की लड़ाई में इनका देश की लड़ाई के लिए कोई योगदान नहीं है, आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं है। जो महान शहीद हमारे शहीदियाँ दे के चले गए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, जिनका मेन योगदान था, उनको भी आज तक उनकी शहादत का इन्होंने सम्मान नहीं किया है। उनको ये उग्रवादी मानते हैं, उनको शहीद मानते ही नहीं हैं। तो आप देखिए, ये शुरू से लेकर आज तक इनका कोई भी ऐसा रोल नहीं रहा है, कोई भी देश में ऐसा काम नहीं है जिसको ये गिनती करा सकें, जिसको ये बता सकें कि ये काम हमने अच्छा किया है, ये देश की भलाई के लिए किया। ये दूसरों को देशद्रोही बोलते हैं और अपने आप को देशभक्त बताते हैं, जबकि इनकी हरकतें बताती हैं ये देशद्रोही हैं और सारी जनता देशभक्त है। 140 करोड़ लोग देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है ये संविधान की जो आपने बात की है, ये इस संविधान का मान सम्मान कभी भी नहीं किया और ये संविधान को हटाना चाहिए। बाबा साहब से नफरत है इनको। ये जो है ना, जब भी प्रचारों में कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, मजबूरी में लेते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, केवल वोट बैंक के लिए, वरना ये बाबा साहब को मानते ही नहीं है, बाबा साहब को नहीं मानते ये। और बाबा साहब के संविधान को कैसे मानेंगे? तो ये अपना संविधान बना रहे हैं आरएसएस का। अगर वो बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये देश की जनता को अब जागना पड़ेगा, किसी भी हालत में देश की जनता को जागना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ना होगा। वो संविधान जो बाबा साहब का है वही संविधान इस देश का संविधान है, उसी संविधान से सरकार चले, उसी संविधान से पूरा देश चले, तभी ये देश तरक्की करेगा, तभी ये देश जो है विश्व शक्ति की तरफ बढ़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि जो आरएसएस का ये चाहती है कि आरएसएस का संविधान बने और जो देश का पहले से संविधान बना हुआ है, जो जिस कमेटी ने संविधान बनाया था, जिसने ड्राफ्ट किया था, उसका संविधान हटाकर आरएसएस का संविधान लाना चाहती है। तो हमें बताइए, अगर आरएसएस का संविधान आया तो उसमें क्या क्या होएगा? आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा है? मुझे पूरा विश्वास है आपको दिख रहा होगा देश में क्या क्या हो रहा है। यही सब नज़ारा उसी संविधान का ये इशारा है। ये यानी अभी तक तो वो संविधान आया तो नहीं। क्या ये सब संविधान आरएसएस के संविधान के हिसाब से हो रहा है? यस, आज देखिए, ये जो कुछ आज हो रहा है ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। बाबा साहब के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखिए, बाबा साहब के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसानों के साथ अत्याचार करो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि जनता के साथ अत्याचार करो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि गरीब को रोटी मत दो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि गरीब के सर पर छत
मत दो। उसमें कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री मज़े से रहे, लूटे देश को, कहीं नहीं लिखा उसमें प्रधानमंत्री 8.5 हज़ार करोड़ के जहाज़ में घूमे जबकि जनता इतनी गरीबी में है, जनता के पास रोटी नहीं है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि 20,000 करोड़ का नया संसद भवन बनाओ, संसद भवन की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल 93 साल हुए हैं हमारे संसद भवन को, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ हुई है, मुझे दुख हो रहा है ये बात कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ हम बार बार कहते हैं कि उनकी बनाई हुई कितनी मजबूत है, और हमारे देशवासियों ने 73 साल में जो बनाया है उनमें आधी चीज़ें तो कई बार टूट चुकी हैं, कई बार। और अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो बिल्डिंग है वो 300 साल से पहले, उसमें कोई जोखिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री महोदय को उसमें बैठने में शर्म क्यों आने लगी? वो केवल 93 साल की है, 93 साल हुए हैं उस संसद भवन को बन के, तो इनको क्यों शर्म आ रही है? क्या ये इतने बड़े अमीर आदमी हैं? यानी इनके पास पैसा बर्बादी के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब जब मर्जी एक ऐसी भावना करके दान के लिए अपील कर देते हैं, दान आ जाता है दुनिया भर का इनके पास में फंड आ जाता है। वो ले जाते कहाँ हैं, उसको करते क्या हैं वो किसी को नहीं बताते। देखिए इन्होंने पहली बात तो ये जब पहली बार आई थी सारी झूठ बोल के आई है, एक भी चीज़ उनमें से सच नहीं हुई है। इन्होंने बोला था 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी नहीं दी, नौकरियां छीनी हैं। इन्होंने बोला था काला धन आएगा, आज तक नहीं आया, काला धन और चला गया। इन्होंने बोला था वो धन ला करके 15-20 लाख सबके खाते में जाएंगे, सबके खातों में नुकसान होने लग रहा है। आज इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारे जवानों के सर कलम करके ले जा रहा है, हमारी सरकार आई तो एक के बदले 10 सर लाएंगे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से ये सरकार 6.5 साल से बैठी है, हमारे जवानों की, हमारे सुरक्षा बलों की पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ हो रही हैं। तो इनका कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है, इनकी कोई भी बात सच साबित नहीं हुई, हर जगह झूठ बोला इन्होंने, कदम कदम पर झूठ बोला है। अब मैं वापस किसानों से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। तो क्या किसानों की वापसी सरकार की वापसी के साथ होगी? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, बहुत गहरा सवाल किया आपने। अब यहाँ से देखिए, किसान यहाँ आए तो थे, जो 3 काले कानून सरकार ने धोखे से बनाए, साजिश के तहत बनाए, और किसान को तोहफ़ा बता करके और उसको दे दिए। और किसान ने बोला मुझे नहीं चाहिए तोहफ़ा, हमें नहीं चाहिए, हम बगैर तोहफ़े ही रह लेंगे, क्योंकि वो तोहफ़ा नहीं था, वो बर्बादी का फरमान था। तो जिस धोखे से इस सरकार ने वो कानून बनाए हैं, और जिस धोखे से या जिस गंदी तरीके से, जिस गलत साजिश के तहत 94 दिन से सरकार उनके साथ शरारत कर रही है, मतलब इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। हमें तो आंखों से आंसू निकलते हैं जब हम इनकी पीड़ा को याद करते हैं। देखिए, हम हर बॉर्डर पर हम जाते रहते हैं, कभी सिंगू बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी टीकरी बॉर्डर, कभी शाहजहाँपुर। हम तकरीबन हर बॉर्डर पर करीब रोज़ाना जाते हैं। रोज़ाना हमने इनकी पीड़ा को देखा है, करीब से देखा है, इनके साथ बैठा है, हमने इनके साथ बैठ करके प्रसाद लिया है, यानी भंडारा इनके साथ बैठ के लिया। रात काफ़ी लेट 11-12 बजे तक हम रहे हैं। कड़ाके की बारिश पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है, बारिश में इनके तंबू लीक हो रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे उनके गद्दे बिछाए हैं, वो गद्दों पर पानी गिर रहा है, जो उनकी रजाइयाँ थी, कंबल थे, वो भी गिरे हैं। सारी रात किसानों ने हमारे साथ, हम भी उनके साथ खड़े रहे, खड़े होकर के उन्होंने जाग के रात काटी है। इससे गंभीर पीड़ा कोई सरकार सोच भी नहीं सकती किसान को देगी ऐसा। ये इतनी गैर संवैधानिक सरकार है, और अब जिद पर अड़े हुए हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। आज भी उनकी तरफ से यही आ रहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिया था 1.5 साल इसको पेंडिंग रखने का, हम अगर किसान उस प्रस्ताव पर विचार करें तो हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। यानी आज भी सरकार का अहंकार ज़रा सा भी ख़त्म नहीं हुआ है, ज़रा सा भी नहीं। यानी ये कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। हमारा देश तानाशाही का देश नहीं है, तानाशाह से चलने का देश नहीं है, तानाशाह के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये देख लेना, ये सरकार तानाशाह, इसके लिए कोई जगह है ही नहीं, देश में रहेगी नहीं जगह। ये जब तक समय ये ऐसे अपना निकाल रहे हैं दादागिरी करके, लेकिन अब इनका बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि इनके पास कोई भी एक काम ऐसा नहीं है ये दिखाने के लिए कि देश की जनता को ये बताएं कि ये हमने बहुत अच्छा काम किया है और हम इस वजह से देश में रहने लायक हैं, एक भी नहीं है। तो अब किसानों ने ठान ली है। देखिए, जैसे अभी आपने बोला था फसलों के बारे में, आपने बोला था कि किसान राकेश ने जो एक संदेश दे दिया था, लेकिन उसके संदेश को किसानों ने इतना सीरियस लिया, इतना गंभीर लिया। राकेश टिकैत का मतलब था कि हम उस हद तक भी जा सकते हैं अगर ऐसा समय आया तो। उनका मकसद था कि आंदोलन तो ख़त्म करके हम अपनी फसल काटने नहीं जाएंगे, या तो हमारा परिवार उसको संभाल लेगा, फसल को काट लेगा, अगर उनके काबू में नहीं आ रही है या किसी के परिवार में मेंबर ज़्यादा नहीं है तो जला देंगे, आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। उसका मकसद केवल ये था। लेकिन किसानों ने देखा भाई तुम्हारे नेता, क्योंकि देखिए, हालांकि राकेश टिकैत अपने आप को ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं
मैं ही सुपर हीरो हूँ, मैं इनका सबका निशान। वो आज भी यही कह रहे हैं कि वही हमारे पंच हैं और वही हमारा मंच है। यानी जो 40 संगठन हैं जिनकी लगातार ये पूरे किसानों की वो नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार के साथ मीटिंगें हो रही हैं, उन्हीं 40 नेताओं को ये अपना पंच मानते हैं और उसी मंच को, यानी सिंघू बॉर्डर पर मीटिंगें होती थी तो उसी को मंच मानते हैं। आज भी राकेश टिकैत अपनी तरफ से कोई ऐसा चीज़ नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं अपने तरफ से कोई निर्णय थोपूं, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश टिकैत का बहुत ऊंचा कद है, आज बहुत ऊंचा कद है। पूरे देश के किसान राकेश के पीछे हैं और राकेश टिकैत से एक उम्मीद है, जनता को एक उम्मीद है, जनता की एक उम्मीद टिकी हुई है राकेश टिकैत पर। तो राकेश टिकैत बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, बहुत मैच्योर तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, राकेश टिकैत की इस मैच्योरिटी से, इस परिपक्वता से मुझे इनके पिताजी के जो है चेहरा इनके अंदर देखने को मिल रहा है। इनके पिताजी के साथ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत ही काबिल इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान थे। वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए जीवन उन्होंने अपना दांव पर लगा दिया। तो मुझे उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की छवि राकेश टिकैत में मुझे 28 तारीख के बाद देखने को मिली है। जो जज्बे के साथ इन्होंने उस सिचुएशन को जो डील किया है, और ये आंदोलन जो करीब करीब साजिश का शिकार हो चुका था, उस आंदोलन को राकेश टिकैत की उन भावनाओं से दोबारा मजबूती मिली है और देश भर में ये मजबूत तरीके से खड़ा हो गया है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब किसानों ने ये ठान ली है कि ये बिल इनकी प्राथमिकता अकेले नहीं है कि हम बिल हटवाएं, नहीं, ये बिल तो मुझे लगता नहीं है ये सरकार हटाएगी, ये कैंसिल करेगी, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अहंकारी सरकार है। अहंकारी सरकार अपने से बड़ा किसी को नहीं मानती है। तो इनके अंदर अहंकार इस चरम तक पहुंच गया है कि ये अपने से ज़्यादा किस देश को भी नहीं मानते, अपने से ज़्यादा कानून को भी नहीं मानते, अपने से ज़्यादा संविधान को भी नहीं मानते। तो अब ये किसी भी हालत में, हर सूरत में किसानों की ये मनसा बन चुकी है कि इस सरकार को ही उखाड़ना होगा, क्योंकि जो किसान को जो दर्द देगा वो आदमी देश के हित में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसको जाना होगा, क्योंकि ये सरकार रहेगी तो ये दर्द देश का फिर भी बताइए 3 काले कानून आज चले भी गए तो भी देश का दर्द ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इनके पास बहुत साजिशें हैं। 6.5 साल में इन्होंने इतनी साजिशें की हैं, आगे ये साजिश से बंद नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, 94 दिन से ये शांत बैठे हैं, इतनी पीड़ाएं किसान झेल रहे हैं, 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। आज तक प्रधानमंत्री महोदय के मुँह से एक शब्द नहीं निकला, उन शहीदों के प्रति एक शब्द नहीं निकला। दुख की बात है ये, कितनी तकलीफ की बात है ये अपने चहेतों के पास खांसी जुकाम किसी को हो जाए तो जहाज लेकर पहुंच जाते हैं। वो जहाज के इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, वो जहाज इस देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको लेकर उसके खांसी जुकाम का हाल लेने पहुंच जाते हैं। किसानों के पास क्यों नहीं गए? जो शहीद हुए उनके परिवारों के पास क्यों नहीं गए? उनके लिए क्यों नहीं सोचा भाई उनको नौकरी दें या कुछ और सहायता करें उनके परिवार की? ऐसा तो नहीं सोचा। तो ये सरकार रहने के लायक नहीं है, इस सरकार को उखाड़ना होगा। तो ये किसान जब यहाँ से वापस करेंगे, उससे पहले सरकार की वापसी निश्चित है। सरकार की वापसी के बाद ही किसान वापसी करेंगे, तब तक किसान वापसी नहीं करेंगे यहाँ से। तो अभी आपने कहा कि किसानों का हो रहा है। अब मैं किसानों से अलग युवाओं के बारे में एक सवाल पूछूंगा। बहुत से युवा बेरोज़गार हुए हैं, बहुत समय से बेरोज़गार होते ही जा रहे हैं। तो तब से लेकर अब तक, जब से सरकार आई है, तब से ये जो हुआ, ये बेरोज़गारी का सिलसिला जारी है। तो अब जो युवा हैं उन्होंने बहुत सोशल मीडिया पे एक टैग ट्रेंड किया है, #मोदी रोज़गार दो, तो या मोदी जॉब दो। तो ये टैग क्या संदेश देता है? मतलब ये युवाओं का क्या संदेश है, किस चीज़ के प्रति संदेश है? देखिए, युवाओं का ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये युवाओं का साफ साफ संदेश है कि सरकार गैर जिम्मेदार है, सरकार अनमेच्योर्ड है, इममेच्योर्ड है, सरकार जो है बिल्कुल गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, लोगों की चुनी हुई नहीं है, ये तानाशाही की सरकार है, ये बिल्कुल जो है ईवीएम की सरकार है। ये साफ इशारा है युवाओं का, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ चली गई? तो युवा ढूंढ रहे हैं, उसी बयान को बार बार पढ़ते हैं युवा। जब इन्होंने 2 करोड़ बोला था, उस बयान को पढ़ के युवाओं का खून खौल रहा है। तो ये आपने सही कहा है, ये कई दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, ये ट्विटर पर भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और किसानों ने अभी युवाओं ने प्रयागराज में बहुत बड़ा आंदोलन किया है, मोदी रोज़गार दो, रोज़गार मांग रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया युवाओं ने कि हमें भाषणों की ज़रूरत नहीं है,
हमें काम की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, हमें रोज़गार की ज़रूरत है, भाषण नहीं चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय, कितने दुख की बात है, ये एक भाषण मंत्री सिद्ध हुए हैं, प्रचार मंत्री साबित हुए हैं, प्रधानमंत्री नहीं हुए। ये इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कोई काम किया ही नहीं आज तक नहीं किया है। ये साजिशों से देश को चला रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री, पहली बात तो इन्होंने प्रधानमंत्री अपने आप को माना ही नहीं। बड़े अच्छे आदमी हैं ये, बड़े अच्छे इंसान हैं। इन्होंने आते ही बता दिया था मैं चौकीदार हूँ, आते ही बता दिया था। देश समझा नहीं है, हम लोग समझ नहीं पाए। देखिए इन्होंने अपनी बहुत ईमानदारी दिखाई, पारदर्शिता दिखाई है कि मैं चौकीदार हूँ। तो देश वालों को बोल दिया था कि मैं आया जरूर हूँ, यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं चौकीदार हूँ। ये किसका चौकीदार है हम नहीं समझ पाए थे। हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है जिस दफ्तर में ये बैठे हैं उस कुर्सी की चौकीदारी करेंगे, तो इसका मतलब अच्छी तरह पद का जिम्मेवारी निभाएंगे, क्योंकि उसका चौकीदार ही सबसे बड़ी चीज़ है। एक्चुअली चौकीदार उसकी मगर हमें बाद में पता चला ये उद्योग घरानों के चौकीदार हैं। तो ये देश को उद्योग घराने चला रहे हैं, ये तो केवल चौकीदार हैं उनके। प्रधानमंत्री ये देखिए, ये जिस तरीके से भी लगा लो, गैर संवैधानिक कैसे भी कुर्सी पर तो ये बैठे हैं, चला ये नहीं रहे हैं। कौन सा रिमोट कंट्रोल फिट है मुझे नहीं समझ में आई अभी तक। वो उद्योग घरानों से आदेश आ रहे हैं। ये बिल भी आदेश, ये क्यों वापस नहीं हो रहे? सरकार के बनाए होते ये बिल तो वापस हो जाते, या तो सरकार चुनी हुई होती तब भी वापस हो जाते, या सरकार के बनाए होते तब भी हो जाते। ना तो सरकार चुनी हुई है, ना सरकार के बनाए हुए बिल हैं। ये बिल उद्योग घरानों से बन के आए हैं, उन्होंने केवल ठप्पा लगाने के लिए यहाँ भेजा है। बिल उनके बनाए हुए हैं और इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है उनके साथ, इनको वचन दे रखा है कि पूरा देश हम आपके हवाले कर देंगे, आप केवल दौलत हमारे ऊपर लुटाइए। उन्होंने दौलत लुटा दी, तो वो अपना काम कर चुके हैं, इनको अपना काम करना है। किसान उसको करने नहीं देंगे, क्योंकि वो जो ज़मीन दे रहे हैं वो सरकार के बाप दादा की नहीं है, या प्रधानमंत्री महोदय के बाप दादा तो इसका मतलब वो जो मैंने आपसे बीच में एक सवाल किया था कि अब वो फंस चुके हैं, ना ही वो किसानों क्या पक्ष में जा सकते हैं, ना ही वो तीनों उद्योग घरानों के में जा सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिए वापस तो किसान कुछ करेंगे उनके खिलाफ, और अगर उन्होंने ले लिया तो तीनों उद्योग घराने उनके खिलाफ कुछ करेंगे। तो आपकी बातों से ये सिद्ध होता है कि वो सच में बीच में फंस चुके हैं। देखिए अब ये मैं इसको फंस चुके नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अचानक से नहीं फंसे हैं या किसी और ने जालसाजी नहीं की है। ये वो खुद अपनी मूर्खता से फंसे हैं, अपने लालच से फंसे हैं, अपनी गंदी नीयत से फंसे हैं, अपना जो है ना उनके अंदर देशद्रोह की जो भावना है उस भावना की वजह से फंसे हैं। क्योंकि किसानों ने तो कभी नहीं कहा था कि आप हमारी ज़मीन बेचने के लिए उद्योग घरानों को कह दो, आप हमारी ज़मीन देने के लिए वचन दे दो। किसानों से पूछा क्या इन्होंने? देखिए ये किसी चीज़ को बेच रहे हैं उससे पूछ तो लो, ये देश की इतनी संपत्ति बेची, क्या किसी से पूछा? ये देश की जितनी संपत्ति बेची है इन्होंने, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेचने लग रहे। मेरी है वो रेल, वो संपत्ति मेरी है, वो आपकी भी है, वो सबकी है, वो देश की जनता। क्या पूछा हमारे से? ना मेरे से पूछा, ना आपसे पूछा, किसी से नहीं पूछा। तो कैसे बेच दी इन्होंने? कैसे बेच दी? एक परिवार में भी दो भाइयों की संपत्ति है, तो एक भाई नहीं बेच सकता है, दूसरा भाई मुकदमा कर देगा, उसके जीना हराम हो जाएगा, वो नहीं कर सकता है। एक बाप की दो औलाद हैं, दोनों की वो संपत्ति बाप की दोनों को मिलेगी बराबर। तो ये देश की संपत्ति को कैसे बेच रहे हैं? ये किसने अधिकार दिया इनको? इनका तो कोई अधिकार इसमें था ही नहीं, इसकी तरफ उंगली आंख उठा के देखने की इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। कैसे बेच दिया इसने? तो ये इनको भुगतना होगा। ये फंसे नहीं हैं, ये जो आपने फंसे वर्ड कहा है ये फंसे नहीं है, ये इनकी जालसाजी है। ये खुद अपने जाल में फंसे हैं। ये अपना, ये देखिए, ये किसान को शिकार करना चाह रहे थे, 140 करोड़ लोगों का शिकार करना चाह रहे थे, उसमें ये खुद फंस गए हैं। उसमें ये खुद अपने शिकार में, अपने पास आप इन्होंने जो फेंका उसी में फंस गए हैं। ये उसी में फंस गए हैं। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि ये इसमें से निकल पाएंगे। केवल एक ही रास्ता है, इनको या तो रिजाइन कर दें खुद। अगर ये अपने आप को आज भी इज्जत बचाना चाहते हैं, उद्योग घरानों की नज़र में ये सच्चे बनना चाह रहे हैं, तो सीधा रिजाइन कर दें, तो उनको भी हो जाएगा भाई हम रहे ही नहीं, हमने इस्तीफ़ा दे दिया, हमारी सरकार ख़त्म होगी तो हम देश आपके हवाले कैसे करें? इनकी जान बच सकती है, इनकी इज्जत बच सकती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश इनको उखाड़ेगा और उधर से उद्योग घराने उखाड़े। देश में तो तानाशाही की जगह है ही नहीं, या तो जिस देश में तानाशाही की जगह है इनको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ तानाशाही करो। विदेशों में कई जगह इनकी बातचीत चल रही है, दोस्ती अच्छी कमाई है इन्होंने 6.5 साल में केवल विदेशों में अपना पर्सनल रिश्ता बनाया है, देश का कुछ नहीं किया इन्होंने, देश का कुछ नहीं। तो आपने सही कहा है, युवाओं का इशारा उसी तरफ है। ये सरकार जो पहले किसानों ने इशारा कर दिया था, ये नाजायज़ सरकार है, गलत सरकार है, वही युवाओं का भी वही इशारा है कि सचमुच ये सरकार गैर संवैधानिक है, गैर जिम्मेदार है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।